अरे ये माइक थोड़ा सा अटक रहा है। नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, जो कि बिल्कुल नई यूनिट है। सेकंड नंबर यूनिट में बिल्कुल नया टॉपिक है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो जानेंगे ग्रेविटेशन क्या है और कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। इसे हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। फिर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन क्या है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्फीयर की वजह से कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी मिल सकती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ, जो कि 3 लॉ दे रखे हैं केपलर्स ने, वो तीनों लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद स्मॉल जी, कैपिटल जी, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये पढ़ेंगे। एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस कि स्मॉल जी के वैल्यू में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं अगर हम पृथ्वी से ऊपर चले जाएं या गड्ढा खोद के नीचे चले जाएं, ध्रुवों पे चले जाएं या इक्वेटर पे आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण। कहाँ से शुरू हुआ ये शुरू कहाँ से हुआ? एक कहानी बहुत प्रचलित है कि न्यूटन जो हैं वो बैठे हुए थे, उनके ऊपर एक सेब आके गिरा। वहीं से न्यूटन ने सोच लिया कि भाई ये जो सेब है ये नीचे क्यों आके गिरा है। ग्रेविटेशन की शुरुआत वहीं से होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके भी प्रमाण मिले हैं कि इंडिया के एक शंकराचार्य जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। उसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है, यानी न्यूटन से 500 साल पहले ही ये बात लिख दी थी कि पृथ्वी के पास कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यानी न्यूटन से पहले ही इंडिया ने ये चीज़ डेवलप कर दी थी। अब क्या ही कहें कि न्यूटन ने इसे चुराया है या सच में रिसर्च करी है, ये एक थोड़ा सा रिसर्च का विषय है। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जा रहा है कि हाँ भाई ये सिद्धांत किसने दिया है। तो ग्रेविटेशन, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा है ना। यानी मान लीजिए कोई ये m1 मास का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये कोई m2 मास का कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, यानी इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। उसी फोर्स को हम क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी ही नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। यानी ये जो गेट है ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस गेट को अट्रैक्ट कर रहा हूं। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है ना। तो ग्रेविटेशन समझ गए आप, गुरुत्वाकर्षण। लेकिन इसे अर्थ के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि हम अर्थ से बाहर तो कहीं जा नहीं रहे हैं, इसलिए इसे अर्थ के साथ जोड़ दिया गया है। इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल किसके लिए? अर्थ के रेस्पेक्ट में मान के चलते हैं कि पृथ्वी जो है एक अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ, जिसे कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी यही फोर्स लग रहा है ना। और चंद्रमा और सूरज के बीच में भी वही फोर्स लग रहा है, पृथ्वी और सूरज के बीच में भी वही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे इस फोर्स को? तो ये बताया गया है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी के स्क्वायर के। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरी चीज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास के। ठीक है, और तीसरी बात, अगर हम इसे मिला के रख दें तो क्या हो जाएगा? m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दें तो एक नया कांस्टेंट आएगा g m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये g क्या है? कैपिटल G है, इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका जो है यूनिट आपको लिखनी है कमेंट बॉक्स में, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने वैल्यू लिख दी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो अभी हमने सीखा ग्रेविटेशनल फोर्स
क्या होता है। ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छा एक चीज़ और देखो, क्योंकि पावर कितनी आ रही है, -11 है ना। अब आप कह रहे हैं कि भाई जब फोर्स लगा रही हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ पे, यानी ये कैमरा है मुझ पे एक फोर्स लगा रहा है, मैं इस कैमरे पे फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों ही अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो फील तो होना चाहिए। फील क्यों नहीं हो रहा है? फील इसलिए नहीं हो रहा है कि ये इतना वीक फोर्स है, इतना वीक फोर्स है कि इसकी फीलिंग नहीं आती है। आप देख रहे हैं -11 का क्या मतलब हो गया, जब तक ये इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि -11 को कैंसिल ना कर दे, तब तक ये फील नहीं होने वाला है। तो ये कब फील होगा, आप देखो जैसे हमारी अर्थ है, इसका वेट है, ऐसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा का वेट है, वो इन्हें कैंसिल कर देते हैं, तो इन दोनों के केस में यहाँ फील होता है, तभी तो चंद्रमा इसके चारों तरफ रोटेट कर पा रहा है ना। हमें फील क्यों नहीं हो रहा है, हमें इसलिए फील नहीं हो रहा है क्योंकि इतना वीक है, ये इतना वीक है कि हम इसे फील नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लग तो सब पे रहा है लेकिन फील इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये -11 की वजह से, ये -11 जो है सारी क्वांटिटी को बिल्कुल जीरो की तरफ ले जाती है ना। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज ये हो गई कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी जरा सी दूरी बढ़ी फोर्स एकदम घट जाएगा। अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो जो F है डिस्टेंस के साथ एकदम घटेगा, जैसे डिस्टेंस घटेगी एकदम तेजी से ये घट जाएगा। क्लियर है बात, ये बात तो चलो समझ गए। अगली बात क्या है, हमने पढ़ा है F = mg पढ़ा है, और यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, F = gm1m2/r², यानी दोनों ही फोर्सेज हैं, दोनों फोर्सेज को इक्वल कर दो आप। F चलो इसे मिटा देता हूं मैं, डस्टर कहाँ गया, 1 मिनट में डस्टर लेके आता हूं। देखो हमने पढ़ा है F = mg और हम पढ़ रहे हैं F = gm1m2/r²। इन दोनों को अगर इक्वल कर दें तो क्या निकलेगा, mg = gmm/r²। m1 m2 की जगह मैंने स्मॉल में कैपिटल M लिख दिया है। ये मास है, मान लीजिए ये कोई अर्थ है, अर्थ पे कोई m रखा है, तो अर्थ का जो है मास वो कैपिटल M लिख दिया है, अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है उसका लिख दिया है स्मॉल m, उसी का तो वेट होगा mg, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल g = क्या आ गया, कैपिटल Gm/r²। इसी को कहते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, ठीक है। स्मॉल g यानी छोटी वाली g और बड़ी वाली g में क्या संबंध है, g में क्या संबंध है, तो ये संबंध है स्मॉल g और कैपिटल G में, छोटी वाली g और बड़ी वाली g में ये संबंध है, स्मॉल g = कैपिटल Gme/re²। क्लियर है मामला, ये बात तो समझ में आ गई। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो इसी से आप निकाल लेंगे कि g की वैल्यू में चेंजेस कैसे आते हैं, ऊपर जाने पे नीचे जाने पे। देखो कैसे, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद है। अब मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं, या फिर इसे मिटा के कर लो एकदम बिल्कुल नए सिरे से, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। अब देखो स्मॉल g के मान में परिवर्तन, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, चेंज इन g, ठीक है। देखो ये पृथ्वी है, यहां से अगर ये आ रहा है इसकी, अगर इससे ऊपर जा रहे हैं h इस डिस्टेंस पे, तो g के मान में क्या परिवर्तन आएगा। देखो सबसे पहले जा रहा है ऊपर जाने पे, यहां मैं लिख देता हूं ऊपर यानी हाइट पे जाने पे, तो हमने क्या याद किया है, हमने याद किया है g = कैपिटल Gme/re², यही तो याद किया है। अब हम ऊपर जा रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, Gme/re+h, ठीक है, ये तो चेंज करना पड़ेगा। ये कब है, ऊपर जाने पे, इसे करते हैं g', ठीक है। ये था पृथ्वी पे, तो g पृथ्वी से ऊपर जाने पे इसे हमने g' लिख दिया है, ये g1 भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सिंबल, क्योंकि g से तो अलग है ना। अब देखो इसमें इसका डिवाइड कर दो, तो g' अपॉन g = Gme/re+h का होल स्क्वायर इनटू,
जब इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये तो नीचे आ जाएगा GME और RE स्क्वायर पहुंच जाएगा ऊपर। GME से GME कैंसिल, क्या बचा RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, यहां से नीचे से RE कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस H अपॉन RE इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा G डैश अपॉन G इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE। ये वाली फॉर्म देख को आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए, वो है बाइनोमियल थ्योरम, क्योंकि सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैथ में उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी होगी। बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो आप भूल ही चुके होंगे, मैं जानता हूँ, तो याद दिला देता हूँ आपको। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे G डैश अपॉन G इक्वल टू, ये ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं इसे, वो हो जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE -2। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहती है कि ये यहाँ आ जाता है, तो ले आओ G डैश अपॉन G इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन RE, यानी G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। दिस इज द फॉर्मूला कहाँ के लिए, पृथ्वी से H हाइट पे ऊपर जाने पे क्या होता है चेंज, ये चेंज होता है G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। ठीक है, मैंने ये डेरिवेशन क्यों कराया है आपको, ये डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए कराया है ताकि आपको मेमोराइज करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए कि हाँ भाई क्या थी वैल्यू, क्योंकि कभी कभी ये 3 वैल्यू हैं, एक तो ऊपर जाने पे, एक नीचे जाने पे, एक है इक्वेटर पे, तो कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाती हैं, इसलिए अगर आपको ये डेरिवेशन याद रहेगा तो आपको ये वैल्यू याद रहेगी। ठीक है, G डैश इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। अब इससे देखो क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि G की वैल्यू में से कुछ घट रहा है, 2H अपॉन RE घट रहा है ना, कुछ तो घट रहा है। जब कुछ में से कुछ घटेगा तो कम हो जाएगी वैल्यू, है ना। मान लीजिए 100 में से कुछ घटा दें हम, तो जाहिर है 100 से तो कुछ कम हो जाएगा मामला। जैसे यहाँ पे 9.8 है, 9.8 में से कुछ घटा देंगे तो जाहिर है 9.8 तो नहीं रहने वाला, उससे कुछ कम ही आएगी वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हो गया, पृथ्वी से H ऊंचाई ऊपर जाने पर G की वैल्यू घटती है। कैसे घटती है, ऐसे घटती है। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो ऊपर जाने पे हो गई, मान लीजिए नीचे जा रहे हैं तब क्या होगा, तो बस जरा सा अंतर है, यहां मैं लिख देता हूं नीचे जाने पे, नीचे जाने पर इन डेप्थ, नीचे जाने पर यानी गहराई में जाने पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इस फॉर्मूले में, बस 2 को गायब कर देना है। 2 जो है उसे गायब कर दो, आपका हो जाएगा G डैश इक्वल टू G 1 माइनस D अपॉन RE, D यानी डेप्थ। ये आ गया नीचे जाने पे, ये था ऊपर जाने पे, ये है नीचे जाने पे। तो हमने 2 चीज़ सीख ली, एक्चुअली 3 चीज़ सीख ली कि स्मॉल g और कैपिटल G में क्या रिलेशन है। फिर हमने सीखा G की वैल्यू ऊपर जाने पे कैसे घटती है, फिर हमने सीखा G की वैल्यू नीचे आने पे कैसे घटती है। अब एक और चीज़ सीख लेते हैं कि G की वैल्यू इक्वेटर पे और ध्रुवों पे कैसे बदलती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला लिखा देता हूँ। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे कोई आदमी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इस तरफ, तो इसका जो एंगल है वो थीटा बीटा कुछ भी मान लो, थीटा मान लो। ठीक है, अगर थीटा है तो कैसे चेंज होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि ऊपर ध्रुव होते हैं, ऊपर नीचे ध्रुव होते हैं, तो पता ही होगा आपको, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या होती है, इक्वेटर, ये तो पता ही होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या फॉर्मूला याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद रखना है G डैश इक्वल टू G, ये पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन इस फॉर्मूले से, G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको रटना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन में नहीं करा रहा हूँ। तो G डैश इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर R कॉस स्क्वायर थीटा। ओमेगा क्या है, ओमेगा है इसका क्या, ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, यहाँ पे अर्थ की है। तो ओमेगा की वैल्यू वैसे तो होती है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब देखो मैं आपको थीटा बता चुका हूँ, तो इक्वेटर पे थीटा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यानी ध्रुवों पे, तो थीटा की वैल्यू रख के आप मुझे बताना
कि ध्रुवों पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है पोल्स पे या इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको मुझे बताना है कि ध्रुवों पे वैल्यू जी की ज़्यादा होती है या इक्वेटर पे ज़्यादा होती है। तो ये सब जो मैंने आज आपको बताया है, ये बताया है पूरा का पूरा मामला स्मॉल जी के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्मॉल जी से। बहुत देर हो गई स्मॉल जी को पढ़ते पढ़ते। अब देखिए, इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फील्ड। गुरुत्वीय क्षेत्र, ये क्या है? ये तो बहुत सिंपल है। कोई भी एम मास है, किसी भी एम मास के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें कोई नया आ जाए एम, तो वो एक अट्रैक्शन फोर्स को फील करे। किसी भी एम मास के चारों ओर का वह फील्ड जिसमें कोई नया मास आ जाए तो वो एक फोर्स को फील करे। इस वाले फील्ड को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसे आई से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे लिखते जाना जितना मैं बोल रहा हूँ। इसे आई से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगी? अभी आप फॉर्मूले से पता कर लेंगे यूनिट क्या हो जाएगी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो I इक्वल टू होता है F अपॉन एम नॉट। तो यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो अब I का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? I का फॉर्मूला जो है F का क्या था? F का था जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एम नॉट से भाग कर दो तो क्या आ जाएगा? I इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपका होमवर्क है स्फीयर की वजह से वो जो फॉर्मूला है वो लिखना है। स्फीयर की वजह से उसके बाहर, उसके सरफेस पे और उसके अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड का। ऐसे ही हॉलो स्फीयर के लिए लिखना है आपको, सॉलिड स्फीयर के लिए और हॉलो स्फीयर के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू में चेंज करने हैं। हॉलो स्फीयर में एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा अंदर के लिए, उसे ज़रूर याद करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल, अच्छा ये है फील्ड, फील्ड को हटा के पोटेंशियल एनर्जी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। देखो क्या है ये? जब भी एम मास के को याद रखना, इसमें और पोटेंशियल में बहुत ही मामूली सा अंतर है दोनों की डेफिनेशन में। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में और पोटेंशियल के अंदर बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। क्या है? इसमें क्या करते हैं, एम मास के किसी भी पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ रहे हैं? किसी भी एम मास के पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू, माइनस में करना पड़ेगा क्योंकि हमें अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? जिस फील्ड के अंदर ला रहे हैं, है ना, उसके अंदर जबरदस्ती हमें लाना पड़ेगा। तो U इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसमें हमें F अपॉन आर, F इंटू आर करो, F इंटू आर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर, माइनस साथ में चल रहा है तो क्या आ जाएगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, ये हो गया।
वैसे तो इसका फॉर्मूला ये आता है GM 1/R1 माइनस 1/R2, यानी पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन के बीच में। लेकिन हम कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लाने की वजह से इन्फिनिटी जब रखेंगे R1 की जगह पे, R1 क्या है वहाँ से ला रहे हैं ना, R2 क्या है फाइनल पोजीशन, R1 की जगह पे क्या रखेंगे? इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा? -GM/R हो गया कि नहीं? ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि मान लीजिए 3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे है M1 M2 M3, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? R12, ये डिस्टेंस हो जाएगी R13, ये हो जाएगी R23। तो बताइए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कुछ नहीं, बस ये आपको बार बार तीनों के लिए लिखना है। तो लिखो U = -GM/M/R -GM/M/R -GM/M/R। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। जैसे इन दोनों के बीच में कर रहे हैं तो M1 M2 R12, इन दोनों के बीच में कर रहे हैं M1 M3 R13, इन दोनों के बीच में कर रहे हैं M2 M3 R23। ये हो गई इस सिस्टम की। अगर 4 है तो 4 के लिए भी ऐसे ही होगा, 5 है तो 5 के लिए भी ऐसे ही होगा, 3 से ज़्यादा जनरली नहीं पूछेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं समझ गए, बस आपको ऐड ऑन करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। तो ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है मामला? अब आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल की तरफ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें मैंने आपको बताया ना बहुत छोटा सा अंतर है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के बीच में। तो इसमें क्या है, एकांक द्रव्यमान को, यूनिट मास को, वहां पे क्या था m द्रव्यमान को, यहाँ पे क्या है एकांक द्रव्यमान को। एकांक द्रव्यमान को, यूनिट मास को इन्फिनिटी से लेके आएंगे कहाँ पे? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और जितना वर्क किया जाएगा उसे कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अनंत से, इन्फिनिटी से यूनिट मास को लेके आएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमें GM/R, या फिर इसका फॉर्मूला वैसे लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा V = U माइनस, तो था ही U के साथ तो माइनस था ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू इसमें अपॉन और करना पड़ेगा m0, क्योंकि ये यूनिट मास को लेके आ रहे हैं। तो क्या हो गया फॉर्मूला? U के फॉर्मूले में से बस m गायब कर दो, ये आ जाएगा। U के फॉर्मूला क्या था? GM/M/R, यही तो था। अब उसमें m और गायब कर दो, क्यों? क्योंकि यूनिट मास को लेके आ रहे हैं। यूनिट, जब भी हम किसी भी यूनिट चीज के लिए बात करते हैं तो उसका डिवाइड किया जाता है, इसे डिवाइड करेंगे, m गायब हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल के आएगा किसका? पोटेंशियल का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, -GM/M/R। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको क्या करना है होमवर्क में? हॉलो स्फीयर के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए V की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। चाहे तो आप ग्रुप में भेज दीजिए, क्योंकि होमवर्क आज का थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप ग्रुप में सेंड करिए कि क्या वैल्यूज होती हैं, क्या फॉर्मूलेज होते हैं। बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें इस वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। अच्छा, अब आपका क्या रह गया है इसमें चैप्टर में? इस चैप्टर में आपका रह गया है कि केपलर्स लॉ और सैटेलाइट के बारे में, है ना। तो उसे मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या है केपलर्स के तीनों लॉ और क्या है सैटेलाइट का पूरा मसला, कैसे लॉन्च करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, कितना उसका टाइम पीरियड होता है, और कैसे भारहीनता का अनुभव होता है, यानी मासलेस, यानी हमारा जो मास है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है एक सैटेलाइट के अंदर, क्यों, डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप बहुत अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिए, आंसर हमें भेजते रहिए, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पक्का कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।